नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य किसके हाथ में गया था? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु होती है वो 1206 में होती है। कब होती है? 1206 में। और ये कहाँ होती है? जो वर्तमान पाकिस्तान है इसमें दमक नामक स्थान पर होती है। दमक नामक स्थान पर होती है, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इसे मारा किसने था? खोखर जनजाति के लोगों ने। खोखर जनजाति के लोगों ने। अब जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो शासन आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। हमने पढ़ा भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कहते थे लाख बख्श। क्या कहते थे? लाख बख्श। क्यों कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श? वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अत्यधिक उदार था। इस वजह से उसे क्या कहते थे? लाख बख्श कहते थे। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों का दान करता हो। क्या करता हो? लाखों का दान करता हो। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इल्तुतमिश को खलीफा से क्या मान्यता मिली थी? इल्तुतमिश को खलीफा से क्या मान्यता मिली थी? सुल्तान की, गवर्नर की, सम्राट की या नवाब की? तो बेसिकली आप लोग जानते ही हैं कि इल्तुतमिश को खलीफा से सुल्तान की मान्यता मिली थी। और किस खलीफा से मिली थी? ये मिली थी बगदाद के खलीफा से। किससे मिली थी? बगदाद के खलीफा से। जो मान्यता का सनद था उसे क्या कहते थे? मंसूर। क्या कहते थे? मंसूर कहते थे। या इसी को क्या कहा जाता है? राज्याभिषेक पत्र। क्या कहते हैं? राज्याभिषेक पत्र। अब जब बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को मंसूर मिल गया तो इसी की वजह से क्या हुआ कि इसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में कानूनी वैधता मिल गई थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? देखिए, रजिया सुल्तान जो है वो एक औरत थी और उस टाइम में सल्तनत काल में औरत का शासक बनना ये जो अमीर थे नीचे के इनको बर्दाश्त नहीं था। इसलिए क्या था, जो चालीसा समूह, रजिया के पिता ने ही, इल्तुतमिश ने ही क्या बनाया था? चालीसा समूह। और चालीसा समूह में कौन थे? शक्तिशाली तुर्क सरदार थे। इन लोगों को रजिया सुल्तान का शासक बनना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो रजिया सुल्तान को जो सत्ता से हटाने का काम था वो बेसिकली इन्हीं लोगों का था। तो किसका था सत्ता से हटाने का काम? रजिया सुल्तान को चालीसा समूह का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? जो नासिरुद्दीन महमूद था इसके टाइम में जो वास्तविक सत्ता थी वो चली गई थी बलबन के हाथों में। बलबन ने क्या किया था? अपनी बेटी का विवाह जो है वो नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया और उसके बाद सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। नासिरुद्दीन ने क्या किया? बलबन को सारी शक्तियां दी, इसके साथ ही क्या दिया था? नायब नायब ए मुमलिकत मुमलिकत यानी कि प्रधानमंत्री, इसका पद दिया। ठीक है, बलबन को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि नॉर्मली ससुर थे वो, इसलिए दे दिया था। तो बलबन ने क्या किया? सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलबन ने किस नीति को अपनाया था? जो बलबन की नीति थी वो बेसिकली क्या थी? कठोर थी। तो कठोर थी इसलिए वो क्या थी? रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो ये कहा जाता है कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्लियर। इसका मतलब क्या था कि कूटनीति की जगह इसने क्या किया? युद्ध, कठोरता और सैन्य शक्ति के बल पर इसने अपने दुश्मनों को कुचलना शुरू किया था। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस ये किससे संबंधित है? तो कर प्रणाली थी ये दोनों, दरबार की प्रथा थी, सेना थी या व्यापार थी? जरा सोचिए 2 मिनट के लिए।
क्या क्या नाम है? सिजदा और पैबोस। तो ये जो है वो संबंधित थी दरबारी प्रथा से। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिजदा क्या था। सिजदा जो था वो सुल्तान के सामने झुककर अपना माथा जमीन से छुआना होता था सिजदा सिस्टम में। और ये शुरू कौन करेगा? नॉर्मली जिसने कठोर नीति अपनाई थी, बलबन ने शुरू करी थी। पैबोज में क्या होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था। ध्यान रहेगा आपको, पैबोस, प से याद रखो, प से पैबोस, प से पैर। तो पैबोस में क्या होता था, अगर सिंगल वर्ड में पूछ ले कि पैबोस का अर्थ क्या है और आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो पैबोस का मतलब होता था सुल्तान के पैरों को चूमना, और सिजदा मतलब माथा जो है झुककर माथे को जमीन पर छुआना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खिलजी क्रांति का क्या अर्थ है? खिलजी क्रांति जो है वो बेसिकली क्या थी? सत्ता परिवर्तन थी। कोई भी क्रांति होती है तो उससे क्या होता है? सत्ता परिवर्तन ही होता है। तो यहाँ पर याद रखना खिलजी क्रांति दी हुई है, मतलब कि सत्ता परिवर्तन है। यहाँ पे क्या था? सत्ता परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि एक वंश जो है वो दूसरे वंश को हराकर अपना वंश स्थापित कर लेता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि गुलाम वंश जो है वो हार गया था और खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि तुर्कों के बाद अफगान शासक स्थापित हुआ था। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ राजवंश का परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई और राजवंश आता है तो राजवंश का परिवर्तन तो होगा ही होगा। इसके अलावा क्या करेगा वो आकर? राजनीति में भी परिवर्तन करेगा, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन करेगा। तो ये सारे बदलाव होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रांति कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे वफादार जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, तो जो दक्षिण का अभियान था वो सारे अभियान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में किसने किए? मलिक काफूर ने ही किए थे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी काल में भूमि कर लगभग कितना था? तो भूमि कर कितना था खिलजी काल में? 1/2 था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या करता था? कृषि उपज का 50% से भी ज्यादा कर के रूप में लेता था। ठीक है, पर अलाउद्दीन ही क्या था? पहला ऐसा सुल्तान बना जिसने क्या किया? भूमि की वास्तविक आय पर कर निश्चित किया था। मतलब जितनी भूमि पैदावार करेगी उसके हिसाब से कर डिसाइड किया था। इसने क्या किया? मसाहत, क्या नाम है? मसाहत प्रणाली। ध्यान रहे, क्या नाम है? मसाहत प्रणाली। इसकी शुरुआत की। ये क्या थी? ये भूमि की पैमाइश करते थे। क्या करते थे? भूमि की पैमाइश करते थे। और मापने के लिए किसका यूज करते थे? बिस्वा का। क्या नाम था? बिस्वा। बिस्वा एक इकाई थी जिसका यूज करते थे भूमि को नापने के लिए। किसमें? मसाहत प्रणाली में। और मसाहत प्रणाली शुरू किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। क्लियर हो गया होगा? चलें आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं हम? पागल राजा। क्या कहा जाता था? पागल राजा कहा जाता था, या पागल बादशाह। इसका जो मूल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो था जूना खां। अब पागल राजा क्यों कहते थे? उसके बहुत सारे रीजन थे। तो मूल नाम क्या था इसका? जूना खां था। इसके अलावा पागल राजा तो इसको कहते ही थे, इसके अलावा इसे क्या कहते थे? सनकी राजकुमार। सनकी राजकुमार, बुद्धिमान मूर्ख इसी को कहा जाता था। और विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा जाता था। खूनी या फिर रक्त पिपासु राजा भी इसी को कहते थे। मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के कई सारे नाम थे, तो उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसने की थी? दोआब क्षेत्र जो है वो होता क्या है? दोआब क्षेत्र, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और वो क्या होगा? वो बहुत उपजाऊ होगा, क्योंकि दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है।
तो जो दोआब था वो किसको कहते थे? गंगा यमुना के बीच के मैदान को कहा जाता था। ठीक, तो ये जो कर वृद्धि की थी दोआब क्षेत्र में, वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहम्मद तुगलक कोई नाम नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक नाम है। ठीक है, जो बिन तुगलक के काम थे, कुछ काम हैं जो उसके इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, जबकि वो सारे काम असफल रहे हैं पर फिर भी पूछे जाते हैं। एक, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, क्या था? राजधानी परिवर्तन था, मतलब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था, पहला काम। दूसरा क्या था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इसी ने किया था। तीसरा काम जो था वो दोआब में कर वृद्धि थी। क्या था? दोआब में कर वृद्धि थी। चौथा काम जो था वो इसका था खुरासन अभियान। खुरासन अभियान। और जो पांचवा है वो क्या है? कराजिल कराजल अभियान। कराजल कहाँ है? ये है हिमाचल में। क्लियर हो गया होगा? तो ये 5 काम बिन तुगलक के, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिरोज तुगलक ने किस कर को समाप्त किया था? फिरोज तुगलक ने क्या किया था? कई सारे कठोर करों को समाप्त कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि फिरोज तुगलक ने टोटल 24 कर जो थे उन्हें समाप्त किया था, जो बहुत सारे लोगों को कष्ट देते थे, हम नहीं चुका पाते थे वो कर। ठीक है, तो इसलिए उसने समाप्त कर दिया था। और इन्हें क्या माना जाता था? इन करों को इस्लामी कानूनों के ये विरुद्ध भी माने जाते थे, इसीलिए भी समाप्त किया गया था। ठीक, तो कितने कर समाप्त किए थे? 24 कर समाप्त किए थे टोटल। क्लियर हो गया? अब इसने 4 करों को, मतलब 24 तो समाप्त कर दिए थे, सिर्फ 4 कर जो थे वो इसने लगाए रखे थे। और ये ऐसा कहता था कि ये शरीयत के अनुसार है, मतलब शरीयत में ये मान्य है। कौन कौन से थे वो 4 कर? एक तो था खराज। खराज मतलब क्या था? भू राजस्व कर था। दूसरा था आपका जकात। जकात मतलब संपत्ति कर था। तीसरा था आपका जजिया। जजिया किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। और चौथा जो था वो था खुम्स। खुम्स जो था, जो भी युद्ध में लूटा हुआ माल होता था उसमें से जो राजा का हिस्सा होता था वो खुम्स था। तो फिरोज तुगलक ने ये 4 कर के अलावा 24 करों को समाप्त कर दिया था, सिर्फ ये 4 कर ही ये लेता था। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने किस लिपि को पढ़वाया था? फिरोज तुगलक के बारे में आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि फिरोज तुगलक जो है वो अशोक के स्तंभों को कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। ठीक है, कहाँ कहाँ से उठाए थे उसने? टोपरा और मेरठ से। कहाँ से? टोपरा, एक टोपरा से और एक मेरठ से। इन स्तंभों को लाकर कहाँ रखा था? दिल्ली में रखा था। अब जब अशोक के ये स्तंभ थे तो इन्हें वो पढ़वाएगा भी। तो अशोक के स्तंभ किस लिपि में है? ब्रह्मी लिपि में। मतलब किस लिपि को पढ़वाया था उसने? ब्रह्मी लिपि को पढ़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तुगलक वंश के पतन का मुख्य रीजन क्या था? आर्थिक संकट, विद्रोह, कमजोर शासक या सभी? सोचिए जरा, क्या क्या एक किसी राजवंश के पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो जो तुगलक वंश था उसके पतन के कारण आर्थिक भी थे, विद्रोह भी हुए कई सारे। जब आर्थिक संकट आएगा किसी भी राज्य में तो विद्रोह होना ऑब्वियस है। इसके बाद कमजोर शासक भी होने लगे। तो तीनों ही रीजन थे तुगलक वंश के पतन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। मैंने आपको पहले भी बताया है और डेट भी बताई थी कि कब इसकी स्थापना हुई सैयद वंश की। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एग्जैक्ट डेट कि कब स्थापना हुई थी सैयद वंश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, लोधी वंश किस जाति से संबंधित थे? लोधी कौन थे? तुर्क थे, अफगान थे, मंगोल थे या फिर अरब थे? तो लोधी जो है वो थे अफगान। कौन थे?
अफगान थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति कैसी थी। जो सिकंदर लोदी था इसकी धार्मिक नीति जो थी वो कठोर थी। ठीक है, क्यों कठोर थी? क्योंकि ये क्या था, अत्यधिक कट्टर था, असहिष्णु था और सुन्नी रूढ़िवादिता को मानता था। ठीक है, इसने क्या किया, जो गैर मुसलमान लोग थे उन पर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे और हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। जजिया इसने फिर से लगा दिया। किसने लगा दिया जजिया दोबारा से? सिकंदर लोदी ने। तो इन सब रीजनों की वजह से क्या कहते हैं कि सिकंदर लोदी की जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी, कठोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ किसने विद्रोह किया था। तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ दौलत खान लोदी और राणा सांगा दोनों ने किया था। दौलत खान लोदी क्या था, पंजाब का सूबेदार था और इसका चाचा भी था। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया था, बाबर को निमंत्रण दिया था ताकि जो इब्राहिम लोदी है इसको सत्ता से हटाया जा सके। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत का फर्स्ट युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मैंने आपको डिटेल में बताया भी है ये। चलिए, सूफी संत समाज में क्या बढ़ावा देते थे। जो सूफी संत थे वो समाज में किस चीज को बढ़ावा देते थे? कट्टरता को, प्रेम या भाईचारा को, युद्ध को या फिर राजनीति को? तो जो सूफी संत थे वो समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देते थे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से थे। तो निजामुद्दीन औलिया नाम से भी आप पकड़ सकते हैं किसके हैं, सूफी संत थे। कौन थे निजामुद्दीन औलिया? सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में रामानंद का योगदान क्या था। भक्ति आंदोलन में रामानंद ने क्या किया था? भक्ति का प्रसार किया था इन्होंने, रामानंद ने। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जायसी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जायसी की बुक का नाम क्या है? जायसी की बुक का नाम है पद्मावत। अब पद्मावत जो है वो बेसिकली, पद्मावत मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, पता ही चल गया होगा कि किसके ऊपर है। ये है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंगलदीप की राजकुमारी थी। सिंगलदीप यानी कि श्रीलंका की राजकुमारी थी पद्मावती। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार करना था, साम्राज्य विस्तार और नियंत्रण करना था, व्यापार करना था या शिक्षा? तो अलाउद्दीन खिलजी का आप लोगों को पता ही होगा कि इसका मेन उद्देश्य जो था वो था साम्राज्य विस्तार और नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,